हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंक प्लस नीट चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D। इसका दूसरा नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है और यहां पे हम नीट के क्वेश्चंस का खात्मा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स से सीखेंगे, कुछ अच्छे तरीकों से क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, कम टाइम में करना सीखेंगे और प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन पर फोकस करेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है नीट में, तो हमें बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो भी अपने आलतू फालतू के काम है पहले ही कर लेना भाई। वीडियो देखने आए हो तो पूरा देखना, ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र बनो, ठीक है? प्रॉमिस कर रहे हो ना मेरे से? चलूं आगे? तो चलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, आज बॉल फेंकेंगे। ओके, ये भी उठाओ। यहां से शुरुआत करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सारे फॉर्मूलों का रिवीजन करते हैं। ओके, ये है अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि एक बॉल यदि यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंकी जाती है तो ड्रर ऐसे करके वो नीचे दूसरी जगह गिर जाती है। इस चीज को हम बोल देते हैं रेंज, इस चीज को बोल देते हैं हम हाइट, और इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल मैक्सिमम हाइट। तो इसको मैं एच मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किससे? एच मैक्स। ओके ओके। और देखो, यहां से यहां तक टाइम ऑफ एसेंट क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक जब बॉल जाएगी तो इसको T1 बोल देता हूं। यहां से यहां तक जब बॉल जाएगी तो इसको T2 बोल देता हूं। T1 यहां पे क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। ये शब्द याद रखना है। एसेंट का मतलब होता है बॉल का चढ़ने का टाइम। यहां से यहां तक बॉल चढ़ेगी। T2 टाइम ऑफ डिसेंट, बॉल का उतरने का टाइम पूछ लेता है, इसीलिए बोल रहा हूं। अब यहां से यहां तक का जो पूरा टोटल टाइम है, जैसे कि T इक्वल टू T1 प्लस T2, इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या आपको सारे टाइम की जानकारी हो गई? अब आगे सुनो, क्योंकि इसे किसी एंगल थीटा पर फेंका है तो ये ऐसे जाएगी। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, अभी 0 है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, 90 हो गया, तो यानी कि बॉल बिल्कुल ऊपर फेंकी जाएगी। तो बॉल ऐसे जाएगी, वापस ऐसे आ जाएगी, यानी कि वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बॉल ऐसे गई और वापस इसी रास्ते से आ गई। तो थीटा यहां पर 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके साहब, समझ में आ गया। यू इनिशियल वेलोसिटी है। मोहतरमा, अपनी ग्रेविटी तो यहाँ पे लगी रही है, जन्मों जन्मों से लग रही है, तो ग्रेविटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना। जहां जहां बॉल होगी ग्रेविटी वहां वहां होगी। तो ग्रेविटी यहाँ पर कहीं नहीं गई। कई जगह ग्रेविटी गायब हो जाती है पर यहाँ पे नहीं गई कहीं। तो अब बड़े ध्यान से सोच, यहाँ पे रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा। याद कर लो, जम के याद कर लो। यहां से यहां तक का टाइम है u sin थीटा अपॉन जी, यहां से यहां तक का टाइम है u sin थीटा अपॉन जी, क्योंकि दोनों टाइम बराबर हैं। दोनों टाइम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए जोड़ के क्या आ गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। याद रखना ये बात। तो ये याद करने वाला फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला याद कर लो, याद होगा वैसे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फटाफट याद कर लो, ये याद होंगे तो क्वेश्चन एकदम लपक के होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करो। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीन फॉर्मूले एकदम जिम्मेदारी के साथ याद होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स में भी काम आएंगे और भी कई जगह काम आएंगे। इस साइन 2 थीटा को ब्रेक करके रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई जगह ये काम आ जाती है। अब एक यू ये रहा, एक साइन ये रहा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यू साइन थीटा, और एक यू कॉस थीटा के साथ मिला दो तो यू कॉस थीटा इंटू 2 तो फोकट का है ही है, जी नीचे लगा दो। अब यहां पे एक बात सोच, ये यू साइन थीटा है, ये यू कॉस थीटा है। अब ये क्या चीज है? ये जो है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। अब सोच, ये किसी एंगल पर जा रही है बॉल, तो यू वेलोसिटी किसी एंगल पर दे रखी है लाला। अब इसके दो कंपोनेंट कर दे, एक हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक हो जाएगा यू साइन थीटा। मजे की बात देख, कंपोनेंट करने में कंफ्यूजन होती है तो सुन लो एक बात। जिस साइड से एंगल बन रहा होता है, जैसे कि अभी इस साइड से एंगल बन रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉस। उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? साइन। ऐसे सोच सोच के पढ़ो, जिससे क्या है
दिमाग कम लगाना पड़े, आंसर फटक से निकल आए। नीट यही कहता है कि कम टाइम में मेरे को सॉल्व कर दो। सही है, डन, ओके। तो जिस एंगल सीख गए होंगे मुझे लग रहा है, छोड़ो। तो यहाँ पे यू साइन थीटा को क्या, ये यू एक्स कंपोनेंट है कि नहीं है, तो इसको यू एक्स लिखो, नहीं ये यू वाई है। यू साइन थीटा कौन सा है, बाई कंपोनेंट, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, इंटू 2/g। तो रेंज का कई बार फॉर्मूला ऐसे भी लिख देते हैं। सेम मैक्सिमम हाइट का भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू साइन थीटा किसका कंपोनेंट है, यू वाई का, तो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके ओके ओके, आगे चलें। तो ये हो गया आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी एक और दो चीज इसमें और बतानी थी, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, पूरा सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख गए। अब क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये जो पाथ है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो इस बॉल का जो रास्ता है, उसका जो पाथ है उसका नाम क्या है, तो नाम होगा इसका पैराबोला। क्या नाम होगा, पैराबोला। मैथमेटिक्स का ग्राफ का टर्म है। यानी कि ये जो शेप है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है वैसे ही स्ट्रेट लाइन की तरह ये घूमता हुआ क्या होगा, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, तो ये कौन सा वाला है, पैराबोला। ठीक है। अब इस जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही पैराबोला की एक इक्वेशन होती है। और इस जगह प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं प्यारीलाल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। गॉट इट। क्या बोलते हैं पैराबोला में, इसकी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल में इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये शब्द याद कर लेना, मिलेगा क्वेश्चंस में। अब देखो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे लिखेंगे, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है ये तुम्हें याद होगी। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यू क्या है, कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है। ओके, और तो कुछ है नहीं, जी फॉर ग्रेविटी, थीटा वगैरह यही है। याद कर लेना, ये लाइन प्रॉपर याद कर लेना। अगर इसी इक्वेशन को रेंज के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में, रेंज के फॉर्म में, कैसे यूज होती है अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रेंज के फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये रेंज के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। गॉट इट। अरे बोल, झिंगा लाला कर देगा इसके क्वेश्चंस का, हैं जल्दी बताओ। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, ये याद कर लेना दोनों। जो जो याद करने के लिए बोलूं रट लो, रट लो। इनके डेरिवेशन वेरिएशन कराने का टाइम नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन होंगे। ओके, अब क्या है, इसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ये ग्राउंड टू ग्राउंड है। अब किसी सर्टेन हाइट से यदि बॉल फेंकी जाती है ऐसे बचैक जमीन पे, मान ले किसी हाइट h से बॉल फेंकी गई तो चुप ऐसे, तो इस बॉल को अगर फेंका जाएगा तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देके फेंका जाएगा कि नहीं। अरे ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, क्योंकि बॉल को इधर फेंका जा रहा है, तो बाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ इसे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ इसे कौन खींच रहा है नीचे, ग्रेविटी। अब एक बात सुन, यहां से यहां तक जब बॉल जाएगी तो इस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी, कि बॉल ऊपर से जब फेंकी तो नीचे कितने टाइम में गिरी। यहां से यहां तक की जो कंडीशन है उसको बोलेंगे रेंज, और मैक्सिमम हाइट किसे बोलेंगे भाई, जहां से फेंकी है वही हाइट। अगर सोच तेरे को हाइट का ज्ञान है और तेरे से कहा है कि बॉल बता कितने टाइम में नीचे आई, तो यहाँ पे दो तरीके से मोशन को एनालिसिस करते हैं, और जो फॉर्मूला आएगा वो लिख लेते हैं। एक एक्स एक्सिस में एनालिसिस करेंगे, एक वाई एक्सिस में। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आता है फिगर के अंदर, तो मोशन का एनालिसिस दो पार्ट में करते हैं, एक एक्स एक्सिस में करते हैं, एक वाई एक्सिस में करते हैं। तो बड़े ध्यान से सोच, एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही। एक्स एक्सिस में इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया है, ये हमें दे रखा होगा, ठीक है।
और बाई एक्सिस एक्स एक्सिस में कितना चलेगा, देख बॉल यहाँ पे थी इनिशियली, फाइनल कहाँ पे है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में केवल और केवल ये इतना चली, यानी कि रेंज आर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू आर। बाई एक्सिस को देख तू, बाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है क्या शुरुआत में, तो यू वाई इक्वल टू जीरो, कोई नहीं तो, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो है ना बाई डायरेक्शन में, वो क्या है, ग्रेविटी जी, क्योंकि नीचे लग रही है भाई साहब। सही है साहब, एकदम ठीक है, एक्यूरेट, सारी चीजें मेंशन कर लो पहले। अच्छा, बाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस वाई, ग्रेविटी को क्योंकि माइनस जी लेते हैं, एस वाई क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट से नीचे जा रही है तो माइनस एच ले लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ। क्या यही इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीरो। तो अब यहीं से चीज़ों को निकालना है, पूछो कैसे। मान लें यहाँ से यहाँ तक जब बॉल आएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, ये चेक करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हमें एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वो इक्वेशन होगी h इक्वल टू, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, उसी को कन्वर्ट कर लो तो माइनस हाफ, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी यहाँ पे माइनस में है। तो जब मैं ये वाली इक्वेशन लाऊंगा, मुझे पता है कि बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस एच, जल्दी लिखो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो यहाँ से आएगा ये टू एच अपॉन जी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, रूट टू एच अपॉन जी। तो इसको तुम याद कर लो, कितना आया टाइम ऑफ फ्लाइट, रूट टू एच अपॉन जी। और रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब बाई डायरेक्शन में तो था एक्सेलरेशन, लेकिन एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, जीरो, तो इसको टप से जीरो कर दो। तो रेंज निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इनिशियल स्पीड वो कितनी दे रखी होगी यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो चुपचाप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दो। सही है कि नहीं है, तो ये आ गई तुम्हारी रेंज। तो ये अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे तो रेंज तो अपने आप निकाल लोगे प्यारे लाल, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब मुझे लगता है कि इसके बाद जब क्वेश्चंस कराएंगे हम, तो क्वेश्चंस के ही फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे थ्योरी का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आता है, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, क्या कहना चाह रहा है वहां से, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ। भाई साहब, जब ये बॉल फेंकी गई तो मैक्सिमम हाइट होगी वो इसी पॉइंट पे होगी कि नहीं, इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, बॉल की हाफ है। समझ गए साहब, कितनी है, हाफ। मान लो अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका तो यहाँ पे क्या है, u/2, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर u वेलोसिटी से फेंकेंगे तो किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, जब भी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब हमसे पूछा क्या है, रेंज बता दो भाई साहब क्या होगी, तो ये r पूछ रहा है। क्वेश्चन को हमने फिगर में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो टॉप पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे, टॉप पॉइंट। मैंने कहा था क्वेश्चंस के साथ भी रिवीजन करेंगे। तो टॉप पॉइंट की एक खासियत होती है, क्योंकि यहाँ पे बाई कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, बी वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बाई कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो केवल और केवल टॉप पॉइंट में ये कहाँ पे जाएगी बॉल, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है, शुरू में जो वेलोसिटी से फेंकी है बॉल उसकी आधी। और तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में ये याद रखना चाहिए कि टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है वो होता है जीरो। और दूसरी बात याद रखनी चाहिए, जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होती है, किसमें, एक्स एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब कि इस पॉइंट पे जो है वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी। अब तू सोच, अगर एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है इस वेलोसिटी का, और एक कंपोनेंट तेरे को पता चल गया ये क्या है, u/2, और ये क्या है, थीटा, और ये वाला निकालना है तेरे को, u/, ये नहीं पता तेरे को अभी। ये निकालने का कारण क्या है,
छोड़, ये कंपोनेंट निकालना ही क्यों है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हमें ना एक्चुअली में इस थीटा का ज्ञान नहीं है, तो ये थीटा निकालना है। हमें ये पता है कि ये यू वेलोसिटी से फेंका है और हमें ये पता है, तो देख u/2 और u और ये थीटा निकालना है। तो क्या हमें बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, बोल। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस u/2 अपॉन u। क्या u से u काट दूं, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। थीटा यहां से कितना आएगा बोल 60 डिग्री। आय हाय, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये थीटा निकालने के लिए दे रखी थी क्या? जी हाँ, इतनी सारी जो लॉजिकल बातें हैं इनसे हमने पहले थीटा निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2 थीटा अपॉन, जल्दी बोलो, u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो u इनिशियल स्पीड तो u दे रखी है, तो ठीक है साहब u हो गई। sin 2 थीटा sin 2 इंटू 60 करो अपॉन g लाओ, तो sin 2 इंटू 60 हो जाएगा sin 120। और बड़े ध्यान से सोच, sin 120 को लिख सकते हैं हम sin 90 प्लस 30, वो होगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो रेंज आएगी यहाँ से u² √3/2 g। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? बी वाला। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया, अपने किसन को दिल दे दिया। है बड़ा सिंपल लेकिन लॉजिकल है। दोबारा समझो क्यों किया मैंने ऐसा। जब मेरे को पता है ये u वेलोसिटी से बॉल फेंकी जाएगी और टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है आधी हो गई इनिशियल वेलोसिटी के, तो मेरे को पता है कि टॉप पॉइंट पे by कंपोनेंट तो 0 होता है, तो इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होता है तो कौन होता है, x कंपोनेंट, तो उसका आधा कर लिया। अरे आधी हो गई तो u/2 यही होगा बस। अब मेरे को पता चल गया यहां से कि जो x कंपोनेंट है वो पूरे पैराबोलिक पाथ पे सेम रहता है, क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता। तो भाई साहब यहाँ पे भी वेलोसिटी x एक्सिस में सेम, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे सेम, तो क्या यहाँ पे भी वही होगी, तो वो क्या है u/2। और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। मेरे को पता चल गया कि ऐसे ऐसे लगा दो, थीटा आ गया और रेंज के फॉर्मूले में थीटा पुट कर दिया। वाओ, अबे दिमाग लगाओ दिमाग, सारी चीजें होंगी, मस्त होंगी एकदम। आगे चलो, लिखते रहना, पॉज कर करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन xz। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वेलोसिटी दे रखी है, पहले तो देखो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन से बाहर निकालो। साला वेलोसिटी ai प्लस v माइनस ct j कैप। आई हाय, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। पूछ क्या रहा है वो पता करो, फालतू की बकवास को गोली मारो। रेंज पूछ रहा है, क्या आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है। अब यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हें वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है और एंगल दे नहीं रखा, तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। इस बात को याद रखो। और sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2u sin थीटा, अभी बताया था, u cos थीटा अपॉन g। अरे sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। एक u को इसके साथ चिपका दो, एक u को इसके साथ चिपका दो, बताया था कि नहीं। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं 2ux uy, मतलब मेरा ये था, इसको uy लिख सकते हैं, इसको ux लिख सकते हैं अपॉन g। वाओ, अरे ये अभी बताया था, डायरेक्ट याद कर ले इस बात को। रेंज का फॉर्मूला ux uy अपॉन g होता है इंटू 2। तो जब हमें ये पता चल जाएगा, और जनरली ये पता भी रहता है, सब पढ़ाते हैं, तो ux यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है a, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो टाइम के साथ डिपेंडेंट है। मैं शुरुआत में टफ क्वेश्चन कराता हूँ, बाद में इजी कराता हूँ, जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाए पहली बार में ही। अब बड़े ध्यान से सोच, अगर मैं इस बॉल को फेंकता हूँ नीचे जाएगी, तो मेरे को जो वेलोसिटी चाहिए वो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अनुसार मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए एट टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी बता क्या होगी, ai प्लस b माइनस सी t की जगह 0 रख दूंगा तो ये क्या होगा vj। सही है कि नहीं है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आई है, और रेंज का फॉर्मूला है मेरे भाई 2u/ux। u की जगह ले ले v, ठीक है, ux की जगह ले ले a, और g की जगह ले ले g। ओ माय गॉड,
लेकिन तू यहाँ जी नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे ये टाइम का फंक्शन है वेलोसिटी। तो यहां पे जी की जगह कुछ नया एक्सेलरेशन होगा, ए तू बोल होगा, ये एक्सेलरेशन ए डैश बोल रहे इसको तू थोड़ी देर के लिए। तो ये ए डैश एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा? सोच, इस वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार क्या कर दूं, इस वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस बी भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का सी, और इसी चीज को मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा जो कि होगा माइनस का सी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए डैश आया वो आएगा सी, तो 2va अपॉन माइनस का सी, तो रेंज आएगी प्यारे लाल -2va अपॉन सी। मैग्नीट्यूड ले ले बस तू, माइनस का साइन हटा दे तो मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड में ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। वाओ, इट्स your choice to solve this question because this question is very logical. If you understand then like the video and subscribe the channel. कभी बोला नहीं है यार सब्सक्राइब, तो फिर जवान अटक गई मेरी। कॉन्सेप्ट सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खुलने वाला है। वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम के साथ, तो पहले तो मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकाली, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन निकालने का जुगाड़ यहां से मिल गया। एक्सेलरेशन आएगा माइनस सी, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बचा क्या, माइनस सी। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर दो। यहाँ पे एक्चुअली में जी की जगह अब कब आएगा, क्या आएगा, जी की जगह एक्चुअली में इस टाइम आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और है, जी की जगह ए डैश लिख लेना तुम। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन आपके मतलब का था नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। If a man want to hit a target, he should point his rifle. Theoretical, बड़ा कॉन्सेप्चुअल। अगर एक आदमी हिट करना चाह रहा है, मान लो ये मंकी बैठा है या यहाँ पे एक कन्या बैठी है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हें उसे हिट करना है, तुम्हें उसे हिट करना है, तो तुम अपना इनिशियल टारगेट लेके कहाँ चलोगे राइफल का, बताओ। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, तो बड़ा ध्यान रखना, इसमें आंसर होगा कि जो मंकी है या जो कन्या है जिसे तुम गुलेर से हिट करना चाह रहे हो, वो जो है उससे थोड़ा सा टारगेट ऊपर रखोगे। क्या रखोगे, ऊपर, क्योंकि जो चीज यहां से निकलेगी उसका कुछ वजन होगा, वजन होगा तो ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगी, तो पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज होगा, तभी तो वो यहाँ पे जाके हिट करेगी इसको। अरे ग्रेविटी जी लग रही है ना नीचे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टारगेट को हिट करना है तो उससे थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाते हैं, और वो ऊपर ना लग के किधर लगता है, अपने टारगेट पर। तो यहां पे लिखेंगे हाइयर देन द टारगेट। आया या नहीं, जल्दी बोलो, आगे चलो, बहुत आसान था। द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है फॉर्मूला लिख लो यार रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, किसके प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर का है इट्स वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। सही है कि नहीं है, या साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं, स्क्वायर ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो ठीक है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन, तो स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी भी ठीक है एकदम। द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये जो एंगल है तो ये साइन का, लेकिन यहाँ पे ये 2 थीटा है। आगे चलते हैं। A player kick up a ball at an angle theta to the horizontal range is maximum when theta is equal। ये पता है क्यों डाला है, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। ये कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें यदि रेंज को मैक्सिमम करना है, आंसर बता दो जल्दी कमेंट सेक्शन में, तो बताइए इसे कितने एंगल पर फेंका जाए। तो याद कर लो ये बात कि 90 डिग्री पे फेंका जाएगा तो ये ऊपर से वापस आएगा, 0 डिग्री पे फेंका जाएगा तो ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में फेंका जाएगा, यानी कि 45 डिग्री पे फेंका जाएगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी, जब इसे थीटा इक्वल टू 45 पे फेंकेंगे, किसी भी बॉल को यदि आप 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे झट से फेंकोगे तो उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। समझ में आया क्या?
आगे चलो फिर। ओके, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इज 15 डिग्री। ओ माय गॉड, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट याद करते जाओ सारी चीजें। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इज 15 डिग्री। एक गाड़ी को प्रोजेक्शन का मतलब है फेंका जा रहा है 15 डिग्री के एंगल पर, ठीक है भैया। द अदर एंगल फॉर विच द रेंज इज द सेम एज द फर्स्ट वन इज इक्वल टू। तो ये बताइए कि कोई इसके अलावा कोई दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए जिसके लिए भी रेंज यही आई। क्या रेंज आई? अगर वेलोसिटी सेम है, यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो इसके अलावा एक और एंगल होता है जिस पर रेंज सेम होती है। तो ये एक बात याद कर लेना आप लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि x एंगल पर और y एंगल पर रेंज हमेशा सेम होगी। यदि x 15 डिग्री है, समझ रहे हो ना, तो प्लस वाई इक्वल टू 90 लिखोगे तो y यहां से आएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। तो 75 डिग्री पर भी रेंज सेम होगी। डी वाला आंसर। ये बात याद रखना कि दो एंगल सेम होते हैं जिन पर रेंज सेम होती है, यानी कि 15 डिग्री पर अगर फेंकूंगा तो भी बॉल यहां गिरेगी, अगर 75 डिग्री पर फेंकूंगा तो भी बॉल यही गिरेगी। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों एंगल पर जो रेंज है वो हमेशा इक्वल रहेगी। बोलो हां, बोलो, समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, आगे चलो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पहले तो ये सुन लो, हाफ mv² होता है कि नहीं। और मैंने अभी अभी बताया कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर uy तो होता है 0, तो बचेगा क्या? केवल ux बचेगा कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट पर ux निकाल दोगे तो वहीं लिख दो यहाँ पे ux, बात खत्म। सोच, अगर एक बॉल u वेलोसिटी से फेंकी गई है, अच्छा ऑप्शन तो देखे ही नहीं हमने हम सॉल्व करने लग गए। तो ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सोच, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा जो कि इस u से कम होगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब बड़े ध्यान से सोच, जैसे जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ये वाला कंपोनेंट तो कट गया, 0 हो गया ना, तो इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मान ले वो है हाफ mu²। अब वो कम हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट पर ये वाला कंपोनेंट क्या है? 0। बचेगा क्या? केवल और केवल यही कंपोनेंट बचेगा। आगे जाओ, इस पॉइंट के अलावा अगर आगे जाएंगे तो वाई एक्सेस में फिर से वेलोसिटी आने लग जाएगी, एक्स एक्सेस में भी होगी। इस पॉइंट पे फिर से जाएंगे, वाई एक्सेस में फिर से वेलोसिटी आएगी और एक्स एक्सेस में भी होगी, वाई एक्सेस में फिर से होगी और एक्स एक्सेस में यहाँ होगी, जब भी तो ये रिजल्टेंट होगा आर। तो कहने का मतलब ये कि टॉप पॉइंट पर ही सिर्फ एक वेलोसिटी होती है, वो है यूएक्स, और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है टॉप पॉइंट पर ही मिनिमम होगी, टॉप पॉइंट पर ही मिनिमम होगी। बोलिए हाँ। क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि भैया मान लो इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और इसका यूएक्स कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकंड और यही सबसे कम है, ठीक है। तो 30 वाले की ज्यादा है, 20 वाले की क्या है? कम है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर ये कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। आया या नहीं आया? बोलना जल्दी, मुझे लगता आ गया होगा। आगे चलो, अगला प्रश्न देखो। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। अरे यार ये क्वेश्चन तो कॉपीड है, कल वाली क्लास में कराया था और इसका आंसर भी याद कराया था मैंने बच्चों को कि ये वाला है, v इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पिछली क्लास में करा चुका हूं तो दोबारा नहीं कराऊंगा इसको, पिछली क्लास में देखना। आगे देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट o। एक o पॉइंट से पार्टिकल को इस तरीके से फेंका,
बाई एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर फेंका, शाबाश, डायग्राम दे रखा है। एट द सेम इंस्टेंट अ सेकंड पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सेम जिस टाइम पर ये पार्टिकल फेंका जा रहा है उसी टाइम पर एक और पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका। ओके साहब। फिर कहता है द टू पार्टिकल रीच एट हाइट h, ये दोनों पार्टिकल h हाइट पर रीच किए। द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोलिक पाथ ऑफ द पार्टिकल वन साइमल्टेनियसली देन द रेशियो ऑफ v अपॉन v। तो इसको तो v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है बड़े वाले से, इसको छोटे वाले v से फेंका जा रहा है, तो इन दोनों का रेशियो बताओ। इसको v वेलोसिटी से, इसको v से। कई लोग इसको जनरल मेथड से करते हैं और यही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। जनरल मेथड से क्या होगा कि तोते तो उड़ ही जाएंगे, पसीना भी बह जाएगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से सोचना हमें ये होगा, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में होगा, एक बाई एक्सिस में होगा। क्योंकि इस बार तुम्हें बाई एक्सिस का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो अब की बार यहां पे ऐसे मत लिख देना u cos थीटा, गलत हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया था कि कॉस एंगल वहां से लेते हैं जिस साइड से एंगल बन रहा है। क्या इस साइड से एंगल बन रहा है, इस वाली से, बोलो, तो कॉस यही लूंगा इस बार, तो u cos 30 और ये वाला क्या होगा u sin 30। जब एंगल ये दे रखा होगा तो कॉस कंपोनेंट ये और साइन कंपोनेंट ये। अब साहब बॉल को ऐसे फेंका और यहां से उसी समय इस बॉल को फेंका, तो बड़ी ध्यान से सोचने योग्य बात यह कि ये दोनों बॉल एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। क्या करेंगी, मीट करेंगी, ठीक है, मान लिए, एक भी बात नहीं गलत है इसकी, ठीक है, मान लिया सही है एकदम सब। ये जब ऊपर मीट करेगी और यहां से ये जा रही है तो ये भी मीट करेगी। तो लोग क्या करते हैं कि पहले इसकी रेंज निकालेंगे, फिर इसका वो निकालेंगे, फिर इस हाइट का यूज करें। क्यों करना है ये सब? मैं ऐसा मानता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां सोचो। जितने टाइम में ये यहां पे पहुंचेगी उतने ही टाइम में ये यहां पे पहुंचेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है, सोच, जो बाई एक्सिस का कंपोनेंट इसका है वो वेलोसिटी क्या है इसकी, v, बाई एक्सिस में ऐसे ना, और इस वाले की वेलोसिटी क्या है वाई एक्सिस में, बी वाई इक्वल टू यू कॉस 30। और u की जगह इसे, क्योंकि बड़े वाले v से फेंका गया है, बड़े वाले v से, तो यहाँ पे u की जगह क्या लिख लो, बड़ा वाला v, तो b cos 30 लिख सकते हैं कि नहीं। अब सोच, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको तो इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे 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 एक्स एक्सिस में। ये वाला जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जितनी हाइट ये वाई एक्सिस में चलेगा उतनी ही हाइट ये वाई एक्सिस में चलेगा, और जितने टाइम में ये वाई एक्सिस में पहुंच रहा है उतनी टाइम में ये वाई एक्सिस में पहुंचेगा। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो बाई एक्सिस का कंपोनेंट है और इसकी जो बाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो इक्वल कर दो, झटके में आंसर आ जाएगा। क्यों इक्वल कर दो? क्योंकि सेम टाइम में सेम हाइट पर पहुंच रहे हैं तो स्पीड तो जाहिर सी बात है इक्वल ही होगी, इसकी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में। इसीलिए मैंने इसका बाई एक्सिस का कंपोनेंट लिया है। तो बी वाई का कंपोनेंट क्या है आपका, v cos 30, लिखो यहाँ पे v cos 30, और ये छोटा वाला v। रेशियो किसका पूछा है तुमसे, v अपॉन v का, तो v बड़ा वाला, ये v छोटा वाला, 1 अपॉन cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये 2 पर पहुँच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया आपका 2/√3, 2 सी वाला है। झटके में निकाल दिया, और ये झटके में निकल गया क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता था। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मटका फूट जाता आपका करते करते समझ रहे हो ना। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखो। कहने का मतलब ये था कि जब इस बॉल को फेंका जाएगा, एक कंपोनेंट इसका एक बाई एक्सिस में होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि सेम हाइट और सेम टाइम में पहुंचना है इनको, तभी तो ये मीट करेंगे, दोनों चिपकू चिपकू करेंगे, कोलाइड करेंगे, तब, है ना। तो बाई कंपोनेंट इक्वल कर दो। ओके, एक और झटकेदार क्वेश्चन का झिंगा लाला कर देते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करो। एक बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और u इसमें दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। इसको फेंका 37 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ से
मतलब P पॉइंट से एक आदमी 9 मीटर की दूरी से दौड़ता हुआ जा रहा है। जब ये बॉल फेंकी, मान ले t=0 पर फेंकी, उसी टाइम यानी कि t=0 पे आदमी ने दौड़ना चालू किया, और जैसे ही दौड़ता गया बॉल ऊपर से आ रही है, ये दौड़ता जा रहा है, ये यहाँ पहुंच गया, इसने बॉल को लपक लिया यानी कि कैच कर लिया। तो ये बताइए इस आदमी की वेलोसिटी क्या होगी जिससे ये दौड़े, क्या वेलोसिटी होगी जिससे ये दौड़े, ये बॉल को कैच कर ले। मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अ बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक बैट्समैन ने यहां से बॉल को हिट किया, ठीक है भाई। द मैन स्टैंड एट पॉइंट पी शुड रन एट व्हाट मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ही कैचेस द बॉल। कितनी वेलोसिटी से भागे कि ये बॉल की वेलोसिटी को कैच कर ले। देखो ये डायग्राम में दे रखा है ना ये आदमी, मैंने ये डायग्राम दोबारा बना दिया। तो अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से सुन। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में तोड़ लो, तो x कंपोनेंट हो जाएगा 15 cos 37, तो यहाँ से ux आएगा, cos 37 की वैल्यू होती है तुम्हारी 4/5, तो 4 3 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे निकालना चाहो तो y भी निकाल लो, काम नहीं है वैसे इसका, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी पूछी है। तो जितना टाइम इसको यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है, क्या बॉल को भी उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है। तो यहाँ से हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी पड़ेगी, और जो होती है 2u sin थीटा अपॉन g। 2u कितना है 15, sin 37 की वैल्यू होती है तुम्हारी, जल्दी बोल, 3/5, g की मान 10, 5 से कटा 3 बार, ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, और यहाँ से टाइम आएगा 1.8 सेकेंड। सॉल्व कर ले, 1.8 सेकेंड आ गया कि नहीं। तो जितना टाइम इस बॉल को पहुंचने में लगा वो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या उतना ही टाइम इस आदमी को पहुंचने में लगेगा। सही बात है सर, लगेगा, मैंने लगा दिया टाइम। तो सोच, मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है और मेरे को इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो मैंने क्या माना, मैं जानता हूं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है 9, और टाइम क्या है 1.8। सॉल्व कर लो, वेलोसिटी आ गई इसकी। अरे करो ना, 9 से 2 बार कटा ना, 1/0.2 पॉइंट हटा 10, 2 से कितनी बार कटा 5, 5 का आंसर। अरे ये तो रहा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। वाओ वेरी नाइस। समझो यहाँ पर टाइम जो है कॉमन है, जितने टाइम में ये दौड़ेगा उतने ही टाइम में ये बॉल पहुंचेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना मुझे आता है, तो मेरे को जो टाइम बॉल का था वो इस आदमी का आ गया, बात खत्म। आगे चलो। A particle is projected with velocity u at an angle alpha from a point P on a horizontal plane strike the plane at Q। फालतू की बकवास कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल u को फेंका जा रहा है एक अल्फा एंगल पर, ठीक है, ड्रर ये यहाँ गिरेगा, P पॉइंट पर फेंका गया, Q पे ये लुढ़क गया। आगे कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी। पहले तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है प्यारे लाल, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक बात बोला, जब बॉल यहां से यहां तक जाएगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो रेंज होती है कि नहीं होगी। अगर कोई बॉल u वेलोसिटी से फेंकी जा रही है अल्फा एंगल पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज कैसे निकालोगे, u² sin 2 अल्फा अपॉन g। क्या ये रेंज हो गई, और जो रेंज है वही नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहाँ पे चुपचाप रेंज चिपका दूं, u² sin 2 अल्फा अपॉन g। अब टाइम का मतलब क्या है, बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको बताया था 2u sin अल्फा। अरे थीटा की जगह अल्फा है ना प्यारे, तो अल्फा लूंगा कि नहीं, तो यहाँ पर टाइम की जगह क्या रख दो, 2u sin अल्फा अपॉन जी। गुचुक गुचुक काट दो इसको, तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, गुचुक गुचुक काट दिया, u से u काट दो। अब 2 sin 2 अल्फा को खोल लो, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है पूरा, 2u sin अल्फा cos अल्फा, बड़ा सिंपल है, 2 sin अल्फा, फिर से 2 sin अल्फा को गुचुक गुचुक काट दो, बचा क्या cos अल्फा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, अरे बोलो, अरे एक और u बचेगा ना, क्योंकि ये u² था, तो 2u² आएगा, ठीक है, सही है। एक u से u कटेगा तो u नहीं बचेगा यहाँ, तो u cos अल्फा आएगा। क्या आएगा, u cos अल्फा, तो बी वाला ऑप्शन। बस कुछ नहीं करना, कुछ टाइम फॉर्मूला रखते जाओ, कुछ टाइम करते जाओ, आंसर आपके सामने हाजिर है। डोंट कंफ्यूज, ठीक है, डोंट
कंफ्यूज, जस्ट फोकस एंड वर्क ऑन इट प्रॉपरली। लर्न फॉर्मूला और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको सोचो, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा था तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना था। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे रेंज होगी, टाइम यहाँ पे बॉल का कितना उड़ने में जो टाइम लगा वो होगा। आगे चलो, ट्रैजेक्टरी वाली इक्वेशन जो अभी पढ़ी थी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू √3x माइनस gx²/2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहले तो ये बताओ तुमने ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन क्या पढ़ी? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos² थीटा, पढ़ी कि नहीं? अब इसी को कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, y इक्वल टू √3x माइनस gx² अपॉन 2। कंपेयर, इसकी आ रही है यार, पता नहीं कौन याद कर रहा है इतनी सुबह सुबह। अब सुनो बड़े ध्यान से, लगता है मेरे को वही याद कर रही है। हाँ, अब बड़े ध्यान से सोच, ये tan थीटा, अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये tan थीटा दे रखा, अरे 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 लाडले रुक जा। हाँ, ये x tan थीटा, ये फॉर्मूला से इसे कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेंज एंगल होता है, और यहाँ पे जो u होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो हमसे जो भी पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे भी x, यहाँ क्या है tan थीटा, यहाँ क्या है √3। तो कंपेयर जब करते हैं तो हमें यहाँ से पता चल गया कि tan थीटा जो है यहाँ पे √3 के बराबर है, और tan थीटा √3 का वो होता है जब 60 डिग्री का एंगल होता है। सही है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। कंपेरिजन, अगर तुमसे वेलोसिटी पूछा जाता तो gx² यहाँ दे रखा है, gx² यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 1। अब कुछ नहीं बच रहा तो 1 का मल्टीप्लाई करो, तो u² cos² थीटा क्या हो जाता? इक्वल टू 1। अरे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये तो कट जाएगा ना कंपेयर में। तो बचा क्या? u² cos² थीटा इक्वल टू 1, और थीटा कितना है? 60 डिग्री आपने निकाल लिया। अगर वेलोसिटी पूछता तो क्या करते? cos 60 की वैल्यू रखते, 1/4 आ जाता है यहाँ, 1/2 का स्क्वायर करके इक्वल टू 1। तो यहाँ से u सॉल्व करना होता तो क्या करते? u इक्वल टू 4 वहाँ पहुँच जाता, u² है ना तो रूट चढ़ता, बच्चों की तरह एकदम 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाता। झिंगा लाला कर दोगे? जस्ट कंपेयर बोथ इक्वेशंस एंड रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू 16x माइनस 5x² अपॉन 4। कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का पहले तो फॉर्मूला लिख लो तुम, r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। u की भी जुगाड़ करनी है, थीटा की भी जुगाड़ करनी है इसी इक्वेशन से। और तुमने अभी अभी पढ़ा कि सर y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos² थीटा। ठीक है कि नहीं है? तो x को x से कंपेयर करो, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 16 के बराबर। तो शांति से एक इंफॉर्मेशन मिल गई, चुपचाप लिख लो उसे। सही है कि नहीं है? x² को x² से कंपेयर करो, g की जगह ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दे रखी ना यहाँ, तो g की जगह क्या रखो? 10। कहने का मतलब ये है कि इस पूरी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। चलो करते हैं। ये क्या है? हाफ gx² अपॉन u² cos² थीटा इक्वल टू 5x² अपॉन 4। क्या x² से x² साफ हो गया? 5 से ग्रेविटी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 साफ हो जाएगा, 2 से ये साफ हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? u cos² थीटा जो है वो 4 के बराबर है। अरे रेसिप्रोकल कर लो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? u cos² थीटा जो है 4 के बराबर है। साफ समझ में आ गया हमें तो ये। लेकिन हमें तो यहाँ से u निकालना है ना केवल। जब हम यहाँ से u निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? u² जो आएगा वो आएगा 4 अपॉन cos² थीटा। शांति से निकाल लिया साहब। रेंज का फॉर्मूला है, u² की जगह क्या लिख दूँ? 4 अपॉन cos² थीटा। साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दूँ? 2 साइन थीटा cos थीटा। अरे बोलना, फॉर्मूला ही तो ओपन कर रहा हूँ बस, इतना भी नहीं याद कर पाओगे क्या? करना तो पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजेक्शन लगाना है, खून निकालना है, पेशेंट को सही करना है, दुनिया का विश्वास जीतना है, तो इतना तो करना पड़ेगा ना।
अब रेंज आएगी तो यू स्क्वायर क्या आएगी 4/cos² थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। जी को यहाँ पे शांति से चिपका दो, कोई समस्या नहीं। cos थीटा से जब cos थीटा जाएगा तो एक cos थीटा बचेगा, तो रेंज जाएगी यहाँ पे 4 2 जा 8 4 2 जा 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा। सही है कि नहीं है? साथ में ये जी भी है तो इसको मत भूल देना अभी। तो रेंज इक्वल टू हुआ 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा अपॉन जी। अब ये tan थीटा हमें शांति से यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया 16। कितना है 16। तो रेंज जाएगी यहाँ से 8 इंटू 16 अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी, जी की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं 10। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 16 8 जा होते हैं 128 अपॉन 10, सॉल्व होके आएगा 12.8। कितना आएगा 12.8। ऑप्शन कौन सा है डी। वाओ 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 वेरी नाइस, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट फोकस एंड गेट आउट द आंसर। थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, लेकिन फिजिक्स पूरी ठीक है यार। मेरे को गुस्सा आता है जब तुम खुद नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो सोचो रेंज y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4 दे रखा है, क्या ये x है, ये भी x है, ये 16 है, ये tan थीटा है। जस्ट कंपेयर, tan थीटा इक्वल टू 16 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो जब कंपेयर करोगे तो काटा कूटी करके यू स्क्वायर निकाल लो, यू स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो, पुट कर दिया, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर यार। अरे बिल्कुल ही टोपर टाइप क्वेश्चन है, पर आने के बाद अगर नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि मेहनत नहीं हुई, फिर तो ये टफ लगेगा तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है, इसको अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ओके, पिछली सालों में आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो कराए थे जो आने की संभावनाएं हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ये PYQs टाइप हैं, इनको कर लेते हैं अब। ये AIPMT में आया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक पार्टिकल को फेंका, बड़े झटके से करेंगे, कितनी वेलोसिटी से v से, और कितने एंगल पे फेंका 45 डिग्री के। इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके डायग्राम बनाओ, देन सॉल्व करो, बहुत ही आसान है। When the particle lands on the ground level, ठीक है भाई ग्राउंड लेवल पे लैंड कर गया, the magnitude of the charge change in its momentum will be, तो बताइए मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया। मैंने पिछली बार बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं कि सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी होती है, नहीं सेम हाइट पर सेम स्पीड होती है। यानी कि अगर इस हाइट पर स्पीड है मान ले बॉल की 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेम हाइट पर सेम स्पीड होगी, इस हाइट पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पर बॉल चढ़ रही है ऊपर की तरफ और इस पॉइंट पर बॉल उतर रही है नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। जो ये डायरेक्शन है उसके ये अपोजिट नहीं, मतलब इसकी डायरेक्शन अलग होगी, इसकी अलग होगी। ये चढ़ने वाली डायरेक्शन है, ये उतरने वाली डायरेक्शन है, इसीलिए स्पीड तो सेम होती है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है। सोच, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान ले ये वाली हाइट होती तो सेम हाइट है, पूरी सेम लेवल है, इस पर जो पॉइंट की वेलोसिटी है वही इस पॉइंट पर जो स्पीड है वही स्पीड इस पॉइंट पर होगी। वेलोसिटी सेम इसीलिए नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो सोच, जिस स्पीड से इसको फेंका जाएगा ऊपर, जिस स्पीड से इसको ऊपर फेंका जा रहा है, क्या सेम हाइट पर ये उसी स्पीड से इस बॉल पे टकराएगी। ये बात आप याद कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस स्पीड से बॉल को फेंका जाता है उसी स्पीड से बॉल टकराती है। अब बड़े ध्यान से सोच, फेंका इसे ऊपर गया, टकराएगी तो डायरेक्शन ये होगी वेलोसिटी की। अब इसके दो कंपोनेंट कर, इसका तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसको क्या बोलूंगा b cos 45, इसको क्या बोलूंगा b sin 45, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 45 वाला कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो ये जो यहाँ पे x कंपोनेंट है वो यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। लेकिन साइन कंपोनेंट बदल जाएगा, ये अगर cos 45 है तो ये कौन सा होगा v sin 45। लेकिन ध्यान दो, पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी ऊपर और इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे। वाओ, तो बदला क्यों, क्योंकि दिशा बदल गई, इसकी दिशा ऊपर, इसकी दिशा नीचे। अब चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो पहले तो एक्स एक्सिस पर फोकस करेंगे, फिर वाई एक्सिस पर। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी फाइनल माइनस
v इनिशियल। तो x एक्सिस में देख b फाइनल क्या है, b cos 45 और डायरेक्शन क्या है, यही है, तो m b cos 45 माइनस v इनिशियल क्या है, डायरेक्शन क्या है इनिशियल की, यही है, तो माइनस सर ये क्या, ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसमें से ये घटाऊंगा तो जीरो आएगा। तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम का चेंज क्या है, जीरो। अब एक और चीज बच रही है अपनी बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लाएंगे, डेल्टा पी इन बाई एक्सिस एम बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बाई एक्सिस में फाइनल देखो ये नीचे की तरफ है, तो इस वेलोसिटी को किस में लोगे, नेगेटिव में, क्योंकि ये वेलोसिटी लेनी होती है ना प्यारे, इस वेलोसिटी को किस में लोगे, पॉजिटिव में। एक और चीज सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के आधार पर, एम बी फाइनल की जगह आएगा यहाँ पे माइनस का वी साइन 45 और बी इनिशियल की जगह आएगा प्लस का, प्लस आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस बी साइन 45। तो डेल्टा पी वाई एक्सिस की वजह से आएगा यहाँ पे एम, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 वी साइन 45 कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो डेल्टा पी आएगा माइनस 2mb साइन 45 की वैल्यू होगी √2। अब क्योंकि उसने दिशा नहीं पूछी तो माइनस का साइन हटा सकते हो, मैग्नीट्यूड ले सकते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो तो मोड़ आ जाता है, और मोड़ आएगा तो सॉल्व करोगे इसको, 2 से ये कटेगा √2, तो ये आएगा तुम्हारा √2mb। ऑप्शन देखो कहाँ है, तो ये वाला ए वाला √2mb। वाओ, समझने योग्य बात यह है कि चेंज इन मोमेंटम में जब भी सेम वेलोसिटी हो, सेम डायरेक्शन हो, तो उसका चेंज इन मोमेंटम होगा जीरो। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात याद कर लो जिससे टाइम नहीं वेस्ट हो। अपोजिट डायरेक्शन हो और वेलोसिटी सेम हो, मतलब स्पीड सेम हो, वेलोसिटी नहीं स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो इस केस में ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा तो कटेगा नहीं, वो फिर √2mb आ गया। याद करो ये कि सेम स्पीड हो और सेम डायरेक्शन हो तो चेंज इन मोमेंटम अंडा जीरो, अपोजिट स्पीड हो बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट हो, स्पीड मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो 2 टाइम्स ऑफ mb हो जाता है। याद हो गया, चलो आगे। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ of its initial velocity। सुनो सुनो, the speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed, the angle of projection is। क्या मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया नहीं है, बोलो, क्या ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया नहीं था कि अगर किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंका जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आती है वो क्या हो जाती है, u/2, और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से होती है, y की वजह से नहीं होती। तो ये कह रहा है कि बताओ ये एंगल थीटा क्या होगा, तो मैं ये भी जानता हूं एक और इंफॉर्मेशन कि एक्स एक्सिस में जो इस बॉल की वेलोसिटी होती है वो हमेशा सेम होती है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, तो वही यहाँ पे नहीं होगी, तो Vx = u/2। सही है कि नहीं है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u। मैंने पिछली अभी तुरंत शुरुआत में ही ये तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, नीट में आया हुआ है, नीट में नहीं मतलब AIPMT में आया हुआ है, तो इसको तुम खुद करोगे। बता दिया करने के लिए, बचा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या नहीं, एंगल लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी तो, क्योंकि u यहाँ पे क्या है, u/2। आप जानते हो cos थीटा = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, u/2 u, u से u काट दो, तो यहाँ से थीटा आ गया तुम्हारा 1/2 यानी कि 60 डिग्री। लो क्या था यार, ये तो रहा ऑप्शन, करवा लेते हो तुम सारे क्वेश्चन, खुद तो करते नहीं हो। आई एम वेरी सैड। मैं चाहता हूं कि तुम पॉज करके क्वेश्चंस को करो, अगला क्वेश्चन पॉज करके करो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। चलो मेरी बात सुन लो अब। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ g इज इतना द रेंज ऑफ द मिसाइल इज। अगर एक मिसाइल ऐसे फेंकी जा रही है तो मुझे लगता है सबने निकाल लिया होगा, रेंज पूछ रहा है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g। क्या वेरी सिंपल,
यू का ज्ञान है 20 मीटर पर सेकेंड, जी का ज्ञान है, और ये कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज बताओ। क्या बताओ? मैक्सिमम रेंज। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी अभी याद कराया था कि मैक्सिमम रेंज जब ही आएगी जब 45 डिग्री का एंगल होगा। तो पुट 45 डिग्री हियर, तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा, जो कि होगा 1। तो यू स्क्वायर बाई जी क्या होगा? यू स्क्वायर बाई जी। अरे लिख ले, अरे लिख ले, अरे लिख ले, अरे लिख ले इसको जल्दी से। चलो करो इसको। तो आगे चलते हैं। अबे पुट कर दो यहां से, यू की वैल्यू निकाल के जी का डिवाइड ले लो, आंसर आ जाएगा। ओके, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये क्वेश्चन आप पॉज करके भी कर सकते हो। कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों क्या हैं? इक्वल टू आर इक्वल टू एच। तो रेंज का फॉर्मूला चिपका दो यहाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी लिखाया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चिपकाओ, सॉल्व करो, काटाकूटी मर्डर करना चालू कर दो इनका। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, साइन 2 थीटा को खोल दो एकदम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा, इससे ये काट दो साला, एक बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। अरे कॉस थीटा ये रहा, साइन थीटा ये रहा, साइन के नीचे कॉस ले जाओ तो टेन थीटा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो थीटा क्या आएगा यहाँ से प्यारे लाल? टेन इनवर्स 2। अरे बोल कितना आएगा? टेन इनवर्स 2। ओके, आंसर ये हो गया। देखो मैच करो मैच करो मैच करो, कहाँ गया? ये रहा ए वाला। ऐसे ऐसे करो, सॉल्व करने की कोशिश करो ढंग से। आगे चलते हैं, पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर लो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे चुलबुलो। इधर देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू u नॉट आई प्लस v नॉट जे। ओ माई गॉड, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। याद करो कि एक बॉल फेंकी जा रही है, गिर गई नीचे, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है वो आपको जिंदा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दे रखी है, तो कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। आई कैप का मतलब यू नॉट, जे का मतलब वी नॉट। बोलिए अब बड़े ध्यान से सोच, वेलोसिटी पता है तुझे और कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इज अलोंग द नेगेटिव बाई डायरेक्शन। ये बोलने की जरूरत है क्या? ये तो वैसे ही ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगती है, लगा दो इसको शांति से। फिर कहता है कि देन फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। क्या बताओ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ इन एक्स डायरेक्शन। तो इसका कहने का मतलब है घुमा फिरा के रेंज बता दो। तो तुम क्या बताओगे कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन अगर हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखी हो तो क्या हुआ? अभी अभी लिखाया था और बोला भी था कि याद कर लेना। तो रेंज यू एक्स की जगह क्या आएगा? यू नॉट, यू वाई की जगह क्या आएगा? वी नॉट। इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो भाई, छोड़ना नहीं इसको, अपॉन जी। आंसर देख लो कहीं मैच करेगा? 2 यू नॉट वी नॉट अपॉन जी। वाओ वेरी नाइस। तो ये आंसर हो गया ना? अरे बोलो, अरे क्या है इसमें? घटिया सा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ऐसे ही घटिया क्वेश्चंस आते हैं, बस इन्हें कैसे जल्दी जल्दी करना है ये सोचना है हमें, ठीक है? अगर तुम सोचोगे कि ये बहुत टफ है तो नहीं आने वाला समझ में, ठीक है? टफ जैसा कुछ नहीं होता, मस्त तरीके से सीखो बस। ओके, इधर देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द, अरे ये साला बीच में आ जाता है बार बार। हाँ, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक भाई साहब प्रोजेक्टाइल यानी कि बॉल प्रोजेक्ट की गई है ऐसे ऐसे, ठीक है, और कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और एंगल क्या है इसका? थीटा है, ठीक है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल। ये एक और प्रोजेक्टाइल किया गया है किसी बॉल को, ठीक है, किसी और प्लैनेट से, स्पीड है इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट द सेम एंगल। एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है। फिर कहता है आगे देखो, एट द सेम एंगल फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है यानी कि जो इसका पाथ है उसी पाथ को ये भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ये दोनों पाथ जो है वो एक जैसे हैं। कैसे हैं दोनों रास्ते? एक जैसे। वेरी नाइस। फिर कह रहा था वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। अगर भैया धरती पे ग्रेविटी जी लग रही है तो यहाँ पे बताओ कि इस प्लैनेट का एक्सेलरेशन क्या होगा?
यानी कि इस प्लैनेट की वजह से उत्पन्न होने वाली ग्रेविटी क्या होगी। चलिए प्रश्न को दोबारा करते हैं। एक बॉल ऊपर अर्थ पे फेंकी गई है, एक बॉल किसी प्लैनेट पे फेंकी गई है, इसे थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है, इसे भी थीटा पे, इसे 3 मीटर पर सेकंड से, इसे 5 मीटर पर सेकंड से। बोला है कि इन दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है, तो ये बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि ग्रेविटी तो लगती ही है अर्थ पे। चलिए तो एक बात बताओ, क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, बोलो जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसकी ट्रेजेक्टरी लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g की जगह आ जाएगा a, और ये हमें नहीं पता, a एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप मानते हो यदि ये दोनों पाथ एक जैसे हैं तो इन दोनों की ये वाली इक्वेशन इक्वल होगी। तो अगर इसे y1 बोल रहे हो, इसको तुम y2 बोल रहे हो, तो दोनों को क्या कर दो प्यारे लाल, इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इक्वेट। तो इसको अगर इसके साथ इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे, y1 बरोबर y2। तो क्या ये वाला टर्म कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, ये वाला और ये वाला। चलो पूरा ही लिख देता हूं, कुछ ऐसा बचेगा, देखो बड़े ध्यान से देखना, खर्च होलेगा वरना ये क्वेश्चन। एक्स टेन थीटा y1 लिख रहा हूं पूरा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, जी की जगह यहाँ पे क्या प्लैनेट का एक्सेलरेशन a, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे इसे को चुप कर दो, माइनस से माइनस को चुप कर दो, हाफ से हाफ जी के चुप कर दो, नहीं जी नहीं करना, जी थोड़ी करोगे यहाँ, हाफ से हाफ को चुप कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को चुप कर दो, ये बचेगा तुम्हारा g अपॉन u। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे हम u1 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, तो इसको u2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने u काटा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आएगा g अपॉन u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a अपॉन u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या थीटा दोनों का सेम है, तो इन्हें भी मार दो। अब देखो g अपॉन u1 की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, और u2 की जो वैल्यू है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और u2 क्या है 3 का स्क्वायर इक्वल टू a। एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं। अब यदि आप g की वैल्यू 10 रखोगे तो 10, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 से काट दो इसको, 5 बार 2 बार, 9 2 जा 18, 18/5 आएगा। तो नया जो एक्सेलरेशन आया वो आया 18/5, देखो ऑप्शन में कहाँ है, और 18/5 को यदि सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15, 3.6 के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे तुम g की वैल्यू 10 की जगह 9.8 रखते तो आंसर मैच कर जाता आपका। आंसर क्या आएगा, वैसे तो यहाँ पे आएगा 3.6, लेकिन यदि हम g की वैल्यू 10 ना रख के 9.8 रखते तो लगभग 3.5 आता। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ए वाला। अरे 9.8 रखोगे यार g की वैल्यू, फिर सॉल्व करोगे यहाँ पे तो भी तो यही आता आंसर, एक ही बात है, 3.6 या फिर 3.5। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें। ओके, नोट कर लेना इसको लो। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y आर। देखो एक पार्टिकल मूव कर रहा है 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि समय t इक्वल टू 0 पे। ये पार्टिकल कहाँ पे, किसी पोजीशन पे 2, 3 पे, ठीक है। 6, 7 एट टाइम t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 0 पे। मैं मान लेता हूँ 6, 7 पर है, किधर, t इक्वल टू 2 पर, 2 सेकेंड पर। अब ये मत कहना कि सर आपने ये कोऑर्डिनेट कैसे लिख दिए, ऐसे ही लिखा करो शॉर्टकट में, ठीक है। वो एक्स वाई बनाओगे फिर लिखोगे 13, 14 टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहाँ है प्यारी, 13, 14। समझने वाली बात क्या है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5। क्या पूछ रहा है, अगर पार्टिकल यहां से चला और यहां तक गया तो ये बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और तुम्हें याद होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं,
एक वेक्टर, जैसे कि मान लो मैंने ये वेक्टर खींच दिया, तो मुझे पता चल गया ये मेरी फाइनल पोजीशन है और ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। सही है कि नहीं है? तो इनिशियल पोजीशन है 2,3 और फाइनल पोजीशन है 13,14। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का फाइनल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करो, 13 माइनस 2 करो स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो ना, 13 में से 2 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी यहाँ से, बोलो कितनी आएगी, 13 माइनस 2 11 का स्क्वायर, 14 माइनस 3 यानी कि 11 का स्क्वायर। तो ये मेरे हिसाब से 11 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बाहर निकल आएगा 11, रह जाएगा इसमें √2, तो मीटर पर सेकेंड ही मीटर सिर्फ। ओके, अरे आपको फॉर्मूला आता है क्या? दो कोऑर्डिनेट दे रखी हो तो डिस्टेंस निकालना आती है क्या? सिखाई भी थी मैंने, याद कर लो। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। इसका मैंने कोई यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे से कहाँ से t = 0 से t = 5 तक का एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी में जरूरत पड़ती है नेट डिस्प्लेसमेंट की, और नेट डिस्प्लेसमेंट निकलती है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये बीच का जो भी है इसको गायब कर दो। अब बड़े ध्यान से सोच, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी कैसे आएगा, 11√2, और टोटल टाइम कितना है, यहाँ 0 है या 5 है, तो 0 से 5 में 5। आंसर, अरे वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है क्या, 1 सेकेंड लाडो, 1 सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है वेक्टर फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी तुम्हें आंसर तो दिख ही गया होगा। मैंने जो है मैग्नीट्यूड निकाल दिया इसका, मैंने जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया 11√2/5, और वो हो जाएगा ये, क्योंकि 11 यहाँ पे दिख रहा है, 5 भी यहाँ दिख रहा है, i प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √2, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में आंसर निकालना है तो पता क्या करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं निकालनी पड़ेगी। फिर कैसे निकालोगे, S = x फाइनल माइनस x इनिशियल का i कैप प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल का j कैप। S बताओ क्या आएगा, 13 में से 2 गया तो क्या बचा, 11i, 14 में से 3 गया तो बताओ क्या बचा, अरे 11j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, 11i प्लस 11j। तो वेलोसिटी कैसे रखोगे, 11i प्लस 11j, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। अरे कहाँ गया 5, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5। तो देखो ऑप्शन मैच कर गया, 11 कॉमन ले लो, i प्लस जे बचेगा, नीचे आ जाएगा 5, डी वाला। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड पूछा हो तो ऐसे कर लो, अगर वेक्टर फॉर्मेट में पूछा हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लो। अरे उंगली ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, अलग अलग फील आती है कैसे भी नहीं पकड़नी, इसीलिए इस पे फोकस करो, ठीक है।